बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर मैंने निबंध लिखने को दिया था। और निबंध किस विषय पर लिखना है आपको ये दिख रहा होगा। एक मैंने निबंध लिखने को आपके लिए प्रश्न दिया था कि नारी ही नारी की शत्रु है। इस टॉपिक पर आप निबंध लिखिए और आप लोगों ने लिखा भी है। इस टॉपिक पे निबंध लिखने का मतलब ये था कि मुझे आपके भीतर का महिलाओं के प्रति अप्रोच जानना है और उस अप्रोच जानने के लिए एक ऐसा निबंध का शीर्षक दिया जाए ताकि आप अपनी अंदर की भावनाओं को निकाल सकें। तो इसी संदर्भ में आपको जो ऐसे है दिया गया था लिखने को। तो मैं निबंध आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन ये कि याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं टाइटल पे बोल देता हूँ। ये जो टाइटल है या ये जो टॉपिक है, नारी ही नारी की शत्रु। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बीपीएससी हो, यूपी पीएससी हो, बीपीएससी हो, तो निबंध लिखते समय आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, तार्किक होना पड़ेगा। इसके अलावे ये जो टॉपिक है बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे है। तो यहाँ पे आपको अपने आंसर में संतुलन निभाना पड़ेगा या संतुलन बनाना पड़ेगा। तो संतुलित आंसर आप लिखेंगे। इसके अलावे जो मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है उसको अपनाइएगा। तभी जा करके मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि आप कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को दिखाएं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक पहलुओं की चर्चा कर सकते हैं। तब पता पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट है उसमें कितनी सच्चाई है ना। तो यही कारण है कि मैंने इस टॉपिक पे आप लोगों से आंसर लिखने को बोला था। तो 3 लोगों ने आंसर लिखा है। एक तो ये है, दूसरा कॉपी ये किसी का है और नाम नहीं है इस पे। तीसरी जो कॉपी है वो ये है और चौथा जो ऐसे है वो खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा। तो ये खेत खेत खाए गधा वाला हिसाब किताब है यहाँ पे, तो इसको भी देखेंगे। नारी ही नारी के शत्रु पे हम बात कर लेते हैं। पहले मैं पहले पढ़ता हूँ। इन्होंने लिखा है, एक कहावत है, लोहा ही लोहा को काटता है, वैसे ही नारी की शत्रु है। यहाँ पे ना स्पष्ट कर दिए हैं। इस कथन का तात्पर्य है कि अपने अंदर की कमी को हम स्वयं ही जानते हैं और स्वयं ही दूर कर सकते हैं। वही बात नारी पर भी लागू होती है। यहीं पे आपका बहुत निगेटिव अप्रोच हो गया और नारी के प्रति आपने कैसी सोच पाल रखी है अपने भीतर में, ये यहाँ पे झलक गया। कहाँ पे? पहले ही पैराग्राफ में। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपसे कुछ ऐसे ही प्रश्न करके आपके भीतर की सारी भावनाओं को जान लेंगे कि आपका किसी भी चीज के प्रति क्या रवैया है ना। तो वो पूछेंगे आप लोगों से। तो आपको हमेशा आंसर में अपने पूर्वाग्रह को नहीं दिखा देना है, असंतुलन को नहीं दिखाना है। आपको संतुलित होकर के, अगर कोई टॉपिक संवेदनशील मुद्दे पे है, जैसे मान लीजिए कि आपसे सांप्रदायिकता के बारे में पूछ ले, कोई एक ऐसा पक्ष आप लोगों से निकाल दे, तो आपको अपने भीतर का उद्गार नहीं निकाल देना है, भड़ास नहीं निकाल देना है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपके भीतर की भावनाओं को जानने के लिए ही पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत अभी से ना अभी से आपको क्या है कि सतर्क हो जाना है। एकदम आप बहुत कॉशस हो जाइए लिखने के प्रति। तो अभी तो आज 8 मार्च ही है ना। तो एग्जामिनेशन लास्ट अप्रैल में होने वाला है, तब तक आप लोग संभल जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे आज ही इस पे आंसर मांग लिया और आपका जो है आंसर आ भी गया है। अब एक पैरा के बाद पता पड़ गया कि आप आंसर में इसी को और ओपन करते करते इसको साबित कर देंगे कि वास्तव में नारी ही नारी की शत्रु है। तो इस पे कितना नंबर मिलेगा आप ही गेस कर सकते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी किसी की बेटी थी। एक तो आपकी वर्तनी गलत है ना। आपके हर पैराग्राफ में मैं वर्तनी नहीं चेक करूंगा, कम से कम लिखने का भी आप तरीका अच्छे से, है ना। किसी की बेटी भी किसी की ननद है और ननद भी किसी की बेटी है। इस प्रकार क्रमिक रिश्ते, ठीक है। तो वर्तनी भी सुधारेंगे आप। उसके अलावे आप इसको साबित कर दिए हैं, तो आगे आंसर देखना मतलब टाइम फिजूल खर्चा करना है। आप जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको बेइज्जती फील होगी। तो आप एक बार फिर से संतुलित आंसर लिखेंगे। आपको यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नारी ही नारी की शत्रु है। आए दिन अखबारों में घरेलू हिंसा की खबरें आती है जिसमें बहुएं बहुओं प्रताड़ित, कहीं कहीं तो हत्या, बहुओं को या बहुएं बहुएं प्रताड़ित व कहीं कहीं तो हत्या तक की भी घटना होती है। इसमें पुरुषों के साथ घर की महिलाओं को समान भागीदारी। पूछा क्या गया है, आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखा है?
यह घटना कई बार हमारे आसपास देखने को भी मिल जाता है। भारतीय समाज में नारी को देवी, शक्ति, ममता की मूर्ति मानी जाती है। वह सृजन करता है। यही सब थोड़े ना पूछा गया है आप लोगों से। पूछा गया नारी ही नारी की शत्रु है। उस पे आपके दृष्टिकोण का पता करना है या इससे लिखना है। तो आप पूरा नारी की महिमा का बखान करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे थोड़े ना इसे लिखा जाता है। परंतु पुरुष प्रधान मानसिकता वाले समाज में नारी के विरोधी पुरुष ही नहीं बल्कि नारी भी देखने को मिलते हैं। यह बड़ी विडंबना की स्थिति है। नारी ही नारी की शत्रु है, यह कथन से तात्पर्य उन सामाजिक परिस्थितियों से है जब एक स्त्री अन्य दूसरी स्त्री को के उत्थान में बाधा बनती है, उसे प्रताड़ित करती। ये बहुत सीमित संदर्भों में होता है, बहुत ही सीमित संदर्भों में होता है। आप लोगों ने आंसर को पूरा साबित कर दिया है कि वास्तव में नारी ही नारी की शत्रु है। यानी कि आपकी जो मानसिकता है वो आज से 250 साल पहले की मानसिकता आप जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। आगे भले ही आप नारी के समर्थक में लिखें, लेकिन स्टार्टिंग ही आपका जो है बहुत खराब हो गया है। कहीं से भी ये ऐसे का लाइन नहीं है। अब इधर जाकर सपोर्ट भी कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है। आपको तो स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे से करना पड़ेगा ना। ऊपर का शर्ट बहुत खराब रहे और अंदर का बनियान बहुत बढ़िया रहे, बहुत कीमती ब्रांडेड रहे, उससे क्या मतलब है। स्टार्टिंग तो यहीं से देखा जाएगा ना। हर सास भी कभी बहू, हर बहू भी कभी सास। ऐसा कैसे मिल गया दोनों का। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी किसी की बेटी थी, बेटी भी किसी की ननद है और ननद भी किसी की बेटी है। हमारे समाज में सर्वाधिक आम घरेलू हिंसा, प्रताड़ना सास बहू ननद भाभी आदि के रहते हैं। कई बार सास अपनी बहू को वैसे ही परेशान करती है जैसे कभी उसे। ये सब थोड़े ना पूछा गया है आप लोगों से कि पूरा आप नेगेटिव पॉइंट को यहाँ नोट करना शुरू कर दें। इसी तरह के मामले दहेज के ठीक है। ये सब नहीं पूछा गया है, ठीक है। आप फिर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो नाम लिखा कीजिए। अगर आपके नाम में बहुत खराबी है, बहुत बुरा नाम है तो आप छोड़ सकते हैं। अच्छा सुंदर नाम है तो लिखिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रावण है तो उसको लिखने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हटाइए, शर्म थोड़ा सा लगेगा। लेकिन अगर आपका नाम बढ़िया होगा तो लिखने का प्रयास कीजिए, नाम लिखिए, ठीक है। नारी ही नारी की शत्रु है। मैं किसी समाज के विकास का आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से करूंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए ये ठीक है, ऐसे ही आंसर लिखना चाहिए। अब देखिए उक्त पंक्तियां नारी के महत्व एवं स्थिति को समाज में बेहतर तरीके से स्थापित करती है। जहां समाज एक नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण जैसी अवधारणाओं को विकसित करने का निरंतर प्रयास करता है। नारी ही नारी की शत्रु है, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास में जहां वैदिक समाज से लेकर मध्यकाल तक नजरिए का सम्मान एवं महत्व रहा। उदाहरण के लिए गार्गी और उपाला जैसे स्त्रियों ने अपनी विद्वता के तौर पर खुद को समाज में स्थापित किया है। मध्यकाल में रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती जैसी नारियों ने शासिका के तौर पर साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इनका अच्छा है। मानव एक पंख से उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है। अगर नारी रूपी दूसरा पंख भी साथ हो तो विकास अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगा। कितना पॉजिटिव आंसर है। परंतु प्रश्न उठता है कि नारी नारी की शत्रु कैसे है, क्या कारण है। अगर कारण वाकई में है तो क्या समाधान हो सकता है। आदि। कितना सुंदर आंसर है। ये सीधे सीधे खारिज नहीं कर रहे हैं कि हाँ नारी ही नारी की शत्रु है। आप लोग को इसको फॉलो करना चाहिए। हम इन प्रश्नों का उत्तर एक प्रसंग के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आज अखबार पढ़ने के दौरान एक न्यूज़ पर ध्यान गया तो पाया कि बिहार के छोटे से गांव में एक महिला को लगातार 3 बच्चियां होने पर बालक नहीं होने के कारण उसके ही सास ने लोहे के छड़ से दाग दिया। उक्त प्रसंग से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक नारी ही दूसरी नारी की शत्रु कैसे हो सकती है, वो भी एक नर के लिए। भारतीय समाज में सास बहू की झगड़े, बहन की शत्रुता, माँ बेटी का अलगाव इत्यादि। उत्तर के क्रम में हम पाते हैं कि नारियों की वर्तमान स्थिति ऐसे ही नहीं है। उन इनके ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारण, ठीक है। भारतीय समाज विशेषकर पितृसत्तात्मक। बहुत ही सुंदर लाइन है। यही लाइन मैं देखना चाहता था कि जिसमें आप बताएं कि समाज है वो पितृसत्तावादी है। यही कारण है कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं में ऐसा उदाहरण देखने को यदा कदा मिल जाता है जिसमें महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। वैदिक सभ्यता के पतन के पश्चात तो महिलाएं उपभोग की वस्तु मात्र बन के रहेगी, जिसके कारण, ठीक है, इनका बहुत अच्छा आंसर है। भारतीय समाज में नारी को लेकर भेदभाव, लिंग भेद, छुआछूत जैसी व्यवस्था के फलस्वरूप भ्रूण जांच, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां देखने को मिलती है, जिसके मूल कारण में ज्यादातर दूसरी नारी होती है, जो कहीं ना कहीं समाज में दोहरे रवैये को नहीं। इसमें यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, जैसे पुरुष भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष को नहीं आप सिर्फ दोषी ठहरा दीजिएगा।
बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी पहला जो संतान हो वो बेटी ही हो। बहुत पुरुषों की ख्वाहिश है कि पहली जो संतान है वो उनकी बेटी ही हो। तो आपको ना सामान्यीकरण नहीं कर देना है, ठीक है। सामान्यीकरण का मतलब हो गया कि एक ही तरफा या एक तरफा बात नहीं करना है, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर दूसरी नारी होती है जो कहीं ना कहीं समाज में दुर्योधन, हे नारी तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध तो आंखों में पानी है। किसी भी समाज या शहर की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। अतः ऐसे में इनकी मनोदशा का चिंतन एवं सुधारात्मक उपाय करना समाज में खुशहाली एवं समृद्धि की आवश्यक, ठीक है। नारी के विरुद्ध में यह अवधारणा उचित प्रतीत नहीं होता है। बहुत सुंदर लाइन है ये, क्योंकि समाज में भाई भाई का दुश्मन, बहुत सुंदर लाइन है। बाप बेटे का विवाद आ गया ना, तराजू का जो दोनों पड़ला है वो अब लग रहा है ना समान है। तो ऐसे ही आंसर लिखना चाहिए। ससुर दामाद इत्यादि के भी तो विवाद भी देखने को मिलते हैं जहाँ ठीक है। ऐसे में यह अवधारणा सिर्फ स्त्रियों के प्रति समाज, बहुत बढ़िया लाइन लिखा हुआ है। नारी के सम्मान को पुनः समाज में स्थापित करने के लिए सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। नारी समाज की वह बीज है जिससे परिवार ही नहीं, ठीक है, सुंदर है आपका। अगर हम तीनों देखें, अगर ये पहला, ये तो बहुत गलत है फर्स्ट वाला, ये तो पूरा का पूरा जो है लगता है कि एकदम से दकियानूत सोसाइटी के आप हैं तभी ऐसा लिखे हैं। दूसरा भी वैसा ही है। ये आंसर मॉडल आंसर के रूप में आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आपको अपने अप्रोच पे बहुत संतुलन या संतुलित रवैया अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनका, जैसे इनका है बी आर अम्बेडकर के बारे में एक उनका स्टेटमेंट दे करके अपने आंसर को पॉजिटिव तरीके से शुरू किया और पॉजिटिव तरीके से ख़त्म भी किया है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपको पॉजिटिव तरीके से शुरू करने के लिए मददगार होंगे। जैसे मान लीजिए कि महादेवी वर्मा का ही है कि संसार में नारी के बिना कुछ भी संपूर्ण नहीं, फिर भी सबसे अधिक उपेक्षित यही है। तो ये क्या कहना चाहता है कि नारी के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षा इसी का है। यहाँ तक ये स्टेटमेंट भी ऐसा लग रहा है जैसे कि नारी ही नारी की तो बना रहा है नहीं, लेकिन कहना चाह रहा है कि नारी ही नारी की शत्रु है। तो ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या है ना कि आंसर को लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। इनके आंसर में पितृसत्तात्मकता वाली बात कही गई है। तो जैसे ये जो स्टेटमेंट है वो सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभव वाला स्टेटमेंट है, जिसमें महिलाएं स्वयं भी देखें तो एक दूसरे के प्रति असहयोगी, या फिर आप ऑफिस वगैरह में देखें तो ईर्ष्यालु या प्रतिस्पर्धी दिखाई देती है। परंतु ये समस्या सिर्फ स्त्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक समाज की गहरी संरचना से ही ये उभरी है, जहाँ पे महिलाओं को ही महिलाओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। तो ये जो निबंध दिया गया है उसमें आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। आप ऐतिहासिक उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे कई सारे उदाहरण दिखाएंगे जहाँ पे महिलाओं के द्वारा महिलाओं को दबाने का उदाहरण, या पितृसत्तात्मकता व्यवस्था। जैसे आप लोगों तो इतिहास में पढ़े होंगे सती प्रथा, ठीक है। तो सती प्रथा क्या है? सती प्रथा पुरुषों के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन इसको बनाए रखने में महिलाओं की भी भूमिका थी। तो इसमें कौन दोष है? तो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, ठीक है। लेकिन अब ये जा करके खत्म हो गया है। ठीक वैसे ही आप देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं नारी ही नारी की शत्रु में। जैसे दहेज वाला भी आपने लिखा है, तो ठीक है, दहेज भी जो पितृ सत्तात्मक समाज उसी का उपज है जिसमें महिलाएं बढ़ावा देती हैं, लेकिन सभी महिलाएं बढ़ावा नहीं देती हैं। अब वर्तमान समय का जो ट्रेंड हो गया है वो हर कोई चाहता है कि उसके घर में बहू ना आए, बल्कि लक्ष्मी के रूप में देवी आए, उनके घर में शांति रहे, सौहार्द कायम रहे, है ना, सुकून रहे। तो ये अब ट्रेंड बन गया है कि दहेज नहीं आए बल्कि लक्ष्मी ही घर में आए। और कुछ आप लोग लिखे भी हैं गृहस्थ जीवन वाला, जिसमें सास बहू हो या और भी तमाम जो रिश्ता नाता है इसमें। तो ये इस तरीके से अगर देखें तो जो जो भी आपसी प्रतिद्वंदिता है वो पारिवारिक स्थिरता या कलह को भी जन्म दे देती है, ठीक है। तो ये दे सकते हैं। बहुत सारी जैसे आप शहरों को देख लें, जैसे कोई मेट्रो सिटी हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि एक और ट्रेंड चलता है। जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं QUEEN, क्वीन बी सिंड्रोम।
बी, ये बी और डबल ई है, सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, जैसे क्वीन बी सिंड्रोम का मतलब हो गया कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अपने से जूनियर महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। उनको लगता है कि ये ऊपर मेरे से कैसे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से, लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट के जो भी आप समर्थन में जो तर्क देते हैं, तो तर्क तो आप दे दिए, लेकिन अब उनके कारणों की पड़ताल करें। जैसे आपने यहाँ पे साबित कर दिया है कि नारी नारी की शत्रु है, लेकिन कारण का तो पड़ताल ही नहीं की कि वास्तव में कारण क्या है। क्यों उनके भीतर ईर्ष्या पनप रही है, क्यों सास बहू की झगड़े हो रहे हैं, क्यों दहेज के डिमांड में महिलाएं आगे आ रही हैं। तो उनके कारणों को भी आपको पड़ताल जो है वो करना पड़ेगा। तो यही पितृ सत्तात्मक समाज की जो गहरी जड़ है। जैसे आप अमृता प्रीतम का एक स्टेटमेंट देखिएगा, तो वो दी है कि औरतें मर्दों से नहीं, औरतें औरतों से हार जाती हैं। तो महिलाओं को पीढ़ियों से ऐसे तरीके से पाला पोसा गया है कि वो पुरुषों को ही केंद्र में रख करके अपने सारे रिश्तों को परिभाषित करती है। उनकी जो कंडीशनिंग होती है वो अन्य महिलाओं के प्रति प्रतिस्पर्धी बना देती है। तो इस तरीके से देखिएगा। तो इसके अलावा और भी आप जानते हो कि महिलाओं को बहुत ही सीमित अवसर मिलता है, संसाधन बहुत सीमित है। बचपन से ही देखिएगा तो मनोवैज्ञानिक और जो सामाजिक उनकी जो कंडीशनिंग होती है, जैसे जो महिलाएं हैं या जो डॉल है, बेबी है, उसके लिए गुड़िया, जो बॉय है बंदूक, ये वो, तो है ना। तो इस तरीके जो उनकी कंडीशनिंग होती है, इस कारण से भी उनके भीतर ये जो प्रतिस्पर्धा वाला भावना है वो घुस जाता है। तो इसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है अभी। और अभी देखिए तो वर्तमान में जो शिक्षा है, जागरूकता है, वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और महिला को पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। अब जो समाज का संरचना बन रहा है वो सहयोगात्मक संरचना बन रहा है, महिला एकजुटता हो रही है। और एक और शब्द आप देखिएगा तो सिस्टर हुड का भी प्रचलन अब होने लगा है, यानी कि महिलाओं द्वारा दूसरी महिलाओं को सहयोग देना, समर्थन देना। बहुत सारे महिला अधिकार जो संगठन है या फिर जो स्वयंसेवी जो संस्थाएं इस दिशा में पहल कर रही हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अब हो रहा है ना। कुछ आप सफल महिलाओं के उदाहरण को भी डाल सकते हैं। जैसे प्राचीन मतलब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखते ही होंगे, सावित्रीबाई फूले या फातिमा शेख, इन्होंने मिलकर के ये लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया था। इंदिरा नूई का दे सकते हैं, किरण मजूमदार शॉ का दे सकते हैं, जिन लोगों ने महिलाओं को व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया है ना। तो नारी ही नारी की शत्रु है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़े हद तक, यानी कि बहुत सीमित रूप से, आंशिक तौर पर ही सत्य प्रतीत नजर आता है। लेकिन इसके पीछे भी इसका जो मूल कारण है वो महिलाओं की अपनी नैसर्गिक कुदरती प्रतिभा या कुदरती प्रवृत्ति नहीं है, वो उनका नेचर वैसा नहीं है, बल्कि महिलाएं सामाजिक संरचनाएं और पितृसत्तात्मक मानसिकता की वजह से ऐसा, कुछ कुछ महिलाओं में ऐसा आपको दिखाई देगा। और जब महिलाएं एक दूसरे को सहयोग देंगी, एकजुट होकर असमानता से लड़ेंगी, तब यह अप्रासंगिक हो जाएगा। तो नारी का नारी से बैर नहीं या वैर नहीं, समाज की बेड़ियों का फेर है यही। तो वास्तविकता यही है कि नारी की सबसे बड़ी जो शत्रु है वो नारी नहीं है, बल्कि व्यवस्था है। वो चाहे पितृसत्तात्मक समाज के रूप में हो या किसी भी रूप में। तो आप सीधे देखिए कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, या हाँ, व्यवस्था ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि पितृसत्तात्मक भी ज़्यादा आप उस पर आलोचना मत करिए। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो जाकर के आपके आंसर को बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हैं। बहुत सारे आप इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो एक दूसरी महिलाओं को बहुत हेल्प करती हैं, है ना। और जो कथन है वो एक ही दृष्टिकोण से सही है। अगर हम दर्शन की बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दिए। जैसे एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। तो हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य के प्रति स्वाभाविक व्यवहार प्रतिद्वंद्विता के ही होता है। यहाँ देखिए नारी का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, बल्कि मनुष्य का किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के प्रति स्वाभाविक व्यवहार प्रतिद्वंद्विता का होता है, और यह प्रतिद्वंद्विता तब जन्म लेता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके अस्तित्व, उसके अधिकार या संसाधनों पर किसी दूसरा व्यक्ति हावी हो सकता है। अब बात समझिएगा। अब इसी को आप नारी के रूप में देखिए।
तो यदि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, तो क्या वे एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होंगी? नहीं। तो यह संघर्ष प्राकृतिक नहीं बल्कि परिस्थिति जन्य है। महिलाओं को सदियों से सीमित अधिकारों और संसाधनों के साथ जीने की आदत डाल दी गई है। ऐसे में वे एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानने लगती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए। और बुद्ध भी तो कहते हैं कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है? अज्ञानता। यही अज्ञानता दुख का भी कारण है। तो नारी का जो असली शत्रु है वो उसका स्वयं के प्रति क्या है? अज्ञान है। और जब तक उसे अपनी शक्ति, अपनी संभावना या फिर अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा, तब तक नारी जो है वो कहाँ उलझी रहेगी? वह बाहरी संघर्षों में ही उलझी रहेगी। तो क्या इसका समाधान संभव है? तो हाँ, बिल्कुल है। ज्ञान ही नारी को वास्तविक स्वतंत्रता देगा। जब महिलाएं अपनी स्थिति को समझेंगी, अपनी शक्ति को पहचानेंगी, तो स्वतः ही संघर्ष खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो नारी ही नारी की जो शत्रु है वो दरअसल बहुत ही सतही तौर पे सही प्रतीत होगा। गहराई में जाने पे क्या होगा कि नारी की जो असली शत्रु है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो जाएगी, सामाजिक जो कंडीशनिंग हो जाएगी। और और जिस नारी में अज्ञानता की भावना रहेगी या अज्ञान ही नारी का शत्रु होगा। तो महिलाओं को क्या करना पड़ेगा? तो फिर उनको स्वयं को पहचानना होगा, तब जाकर के वे एक दूसरे की सहयोगी बनेंगी, है ना? तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इस कथन के थोड़ा पक्ष में तर्क दे दीजिए, इस कथन के विपक्ष में तर्क दे दीजिए, निष्कर्ष लिखिए। तो आप निबंध लिखते समय अलग अलग दृष्टिकोण पर विचार करेंगे, तब जाकर के इसके आंसर को लिख पाएंगे। और आप अपने तर्कों को बहुत ही ठोस उदाहरण के साथ दें और संतुलित निष्पक्ष दृष्टिकोण रखें। भाषा आपकी स्पष्ट हो, सरल हो, वर्तनी शुद्ध हो, सकारात्मक निष्कर्ष, आशावादी निष्कर्ष को ही आप लिखें, तब जाकर के आप कर पाएंगे। ठीक है। तो आप फिर से प्रयास कीजिए इस आंसर को लिखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।